ये जो लड़का खाकी वर्दी में आपकी स्क्रीन पर है, ये किसी फिल्म का हीरो नहीं बल्कि अफ्रीका के एक छोटे से देश बुर्किना फासो का राष्ट्रपति है, जिसका नाम है इब्राहिम ट्रॉरे। इब्राहिम ट्रॉरे 35 साल का वो नौजवान जो बुर्किना फासो का कमान अपने हाथों में ले लेता है, तख्ता पलट हो जाती है 2022 में और तब से सेल्फ डिक्लेयर्ड प्रेसिडेंट बन जाते हैं। एक बार इब्राहिम ट्रॉरे को ऑफर आता है कि हम आपके देश में बहुत सारी मस्जिदें फ्री ऑफ कॉस्ट बना देंगे। इब्राहिम ट्रॉरे का जवाब आता है, हमारे देश में बच्चे भूखे मर रहे हैं, हमें मस्जिदों से ज्यादा इस वक्त स्कूलों की जरूरत है, अस्पतालों की जरूरत है, खाने की जरूरत है, सड़कों की जरूरत है, इबादत हम खुद कर लेंगे। अब सोच कर देखो इस इंसान का जज्बा कितना बुलंद है। जज्बा के साथ इरादा भी बहुत मजबूत था। अब वीडियो में आप बने रहना, जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगी आपको पता चलेगा कि ये हाल सिर्फ बुर्किना फासो का नहीं है बल्कि मैक्सिमम अफ्रीकन कंट्रीज का हाल यहीं पर है और ये अंतर साफ दिखाई देता है। फॉर एन एग्जाम्पल, हम 200 सालों तक ब्रिटिशर्स के गुलाम रहे, 90 सालों तक हमारी फ्रीडम मूवमेंट स्ट्रगल चली, लेकिन जाते जाते अंग्रेजों ने एक अच्छा काम कर दिया, उन्होंने अपनी ढांचा छोड़ दी। ढांचा का मतलब है अपनी पार्लियामेंट्री सिस्टम छोड़ दिया, अपनी डेमोक्रेसी छोड़ दी। कुछ वक्त पहले उन लोगों ने ब्राउन लॉर्ड साहब बनाए थे। ब्राउन लॉर्ड साहब की गिनती में पंडित नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग आते थे, लेकिन उस वक्त अंग्रेजों को कहाँ पता था कि ये ब्राउन लॉर्ड साहब ही उनके खिलाफ विद्रोह कर देंगे और जब ये विद्रोह करते हैं तो अंग्रेज अपना तख्ता भारत में नहीं संभाल पाते हैं। लेकिन अंग्रेजों का बनाया हुआ वो सिस्टम जिसमें IAS IPS सेलेक्ट किए जाते थे, जो पार्लियामेंट्री सिस्टम, लोगों का चुनाव होता था, मुख्यमंत्री नियुक्त किए जाते थे, उसके अलावा प्रधानमंत्री इलेक्टेड बनते थे, प्रेसिडेंट इलेक्टेड बनते थे, जो रिपब्लिकन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, ये सारी ब्रिटिश के ढांचे से आए हैं, उनके एजुकेशन पॉलिसी से आए हैं। लेकिन जब हम अफ्रीका में देखेंगे तो अफ्रीकन कंट्रीज में जितने भी कॉलोनाइजर्स थे वहां पे वो ढांचा छोड़कर नहीं गए, वो जैसे तैसे छोड़ करके चले गए। अफ्रीका से जब कॉलोनाइजर्स बाहर जाते हैं तो अफ्रीका कुछ ऐसा लगता है जैसे जंगल में किसी पशु को फेंक दिया गया हो। ना कोई प्रशासन, ना कोई लीडरशिप, ना ही कोई सिस्टम, ना ही कोई एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, कुछ भी नहीं था। तो सिर्फ शोषण और शोषण की आड़ में बस तख्ता पलट और तख्ता पलट। इब्राहिम ट्रॉरे की बचपन भी इसी टूटी फूटी व्यवस्था में बीती है, लेकिन इब्राहिम ट्रॉरे की बात कुछ और थी, इस लड़के का नजरिया कुछ और था। 2022 में इसने तख्ता पलट तो कर दिया, लेकिन तख्ता पलट इसलिए किया ताकि ये स्कूल बनवा सके, अस्पताल बनवा सके, अपने लोगों के लिए काम कर सके। और इसलिए हम आज भी देखते हैं हर दिन इब्राहिम ट्रॉरे सड़कों पर निकलता है, लोगों से मिलता है, ना ज्यादा सिक्योरिटी, ना ही कोई तोल मोल वाला भाव। एक ऐसा लीडर जिससे पूरी दुनिया डरती है, जो दुनिया की किसी की नहीं सुनता, जिसमें वेस्टर्न पावर्स की पूरी नजर है। और वो नजर इसलिए है क्योंकि ऐसे लीडर्स अगर हर देश में होने लगे तो वेस्टर्न प्रोपेगेंडा का क्या होगा। इब्राहिम ट्रॉरे के पास जब लोग ऑफर्स लेकर के आते हैं कि हम आपके लिए मस्जिद बनवा देंगे, तब वो कहते हैं कि हमारे बच्चों के पास खाने के लिए खाना नहीं है और आप मस्जिद बनवाने की बात करते हैं। कितनी सच्ची बात है ये। मस्जिद, मंदिर, धर्म, ये आदमी तभी सोच पाता है जब उसका पेट भरा रहता है। पेट जब खाली हो तो सिर्फ रोटी चाहिए होती है इंसान को। बुर्किना फासो एक वक्त में फ्रांस का गुलाम हुआ करता था, लेकिन जब इसकी आजादी मिली तो फ्रांस ने सिर्फ डॉक्यूमेंट पर आजादी दी। फ्रांस ने यह कहा कि हम तुम्हें सारी सुविधा सुरक्षा देंगे, लेकिन तुम हमारे साथ लॉयल बने रहना। और इस तरीके से फ्रांस ने वहां कुछ चुनिंदा लोगों को नेता बना दिया। नेता के नाम पे खूब इज्जत शोहरत बख्शी, दौलत भी खूब दिया, लेकिन उससे कुछ ऐसे एग्रीमेंट साइन कराए जिससे आज भी बुर्किना फासो इकोनॉमिकली फ्रांस का एक गुलाम है। फ्रांस ने किन किन तरीकों से बुर्किना फासो को गुलाम रखा है, और सिर्फ बुर्किना फासो ही नहीं, अफ्रीका के बहुत सारे देशों को फ्रांस ने उन्हीं तरीकों से गुलाम रखा है। हम एक एक करके देखते हैं। पहला, मिलिट्री। बुर्किना फासो में मिलिट्री की ट्रेनिंग भी फ्रांस ही देता है। मिलिट्री बेसिस जितने हैं बुर्किना फासो में वो फ्रांस के ही बनाए हुए हैं, यानी कि बंदूक तुम्हारी, गोली हमारी। दूसरा तरीका, आज भी बुर्किना फासो में CFA फ्रैंक नाम की करेंसी चलती है, जिसपे फ्रांस की पूरी निगरानी रहती है, बल्कि ये करेंसी फ्रांस के ही करेंसी का एक पार्ट है। अब आप खुद बताओ कि जिस देश का अपना करेंसी अपने हाथों में नहीं है, उस देश का इकोनॉमी क्या ही अपने हाथों में होगा।
थर्ड एंड द मोस्ट क्रूशियल स्टेप जिससे फ्रांस ने बुर्किना फासो को गुलाम बना रखा है वो है इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट। ये एक ऐसा हथियार है जिससे बिना कब्जा किए ही वो सामने वाला देश आपके मुट्ठी के अंदर रहता है। इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए फ्रांस ने अफ्रीका के बहुत सारे देशों के साथ, जिसमें बुर्किना फासो भी एक है, वहाँ के गोल्ड माइंस, यूरेनियम माइंस और अलग अलग जितने भी रेयर अर्थ मिनरल्स हैं उन सब के माइंस पे एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करा लिया कि यहाँ से जितने भी खनिज निकलेंगे वो हमारे कंपनीज को ही मिलेंगे, वहाँ से जितने भी तेल निकलेगी उसकी रेट जो होगा वो ये तय करेंगे। यानी कि अब सिचुएशन क्या है, मैं एक बार आपको रिकैप दे दूँ। मिलिट्री आपके कंट्रोल में नहीं है, करेंसी आपके कंट्रोल में नहीं है, इकोनॉमी आपके कंट्रोल पे नहीं है, आपके देश के ज़मीन के अंदर का जो खनिज है वो भी आपके कंट्रोल में नहीं है। इन सब के बाद अफ्रीका के पास बस एक ही रास्ता बचता है और वो है कि उन खनिजों को बेच करके जितना भी पैसा बाहरी देशों से आ जाए उससे अपना पेट भर लो। और फ्रांस बार बार यही कहता रहा है अफ्रीकी देशों को कि बस आपका हक इतना ही है। आपको जानकर हैरानी होगी, पिछले 65 सालों में बुर्किना फासो में 6 बार तख्ता पलट हो चुका है। हर बार तख्ता पलट के बाद जनता को यही उम्मीद रहती है कि इस बार हमारा नेता हमारे लिए कुछ नया करेगा, लेकिन उनके हाथ लगता है वही अशिक्षा, वही बेरोजगारी, वही गरीबी, हेल्थ केयर सिस्टम नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है, वही करप्शन। लेकिन इस बार इब्राहिम ट्रॉरे में जनता को अपना बेटे की छवि दिखाई देती है, इब्राहिम ट्रॉरे में एक रिफॉर्मर की छवि दिखाई देती है और इसलिए इब्राहिम ट्रॉरे फ्रांस के उन कॉन्ट्रैक्ट्स को रिफ्यूट करते आए हैं, रशिया जैसे देशों से एग्रीमेंट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारी जमीन पे जितने भी खनिज है उस पे सिर्फ और सिर्फ हमारा अधिकार है, हमारी इकोनॉमी पे हमारा अधिकार है। आप जब अफ्रीका के अलग अलग देशों में जाएंगे तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि वहाँ के सारे नेता वेस्टर्न पावर से बहुत ज्यादा डरते हैं और खास करके फ्रांस से, क्योंकि वो वेस्टर्न पावर के एजेंसीज इतनी मजबूत है कि अगर उनके खिलाफ कोई बोलता है तो वो नेता को मार दिया जाता है और वो न्यूज दुनिया में पब्लिश तक नहीं होती है। और फिर वही दूसरे नेता को बिठा दिया जाता है जो एक पपेट की तरह काम करता है। पपेट किसका? वेस्टर्न पावर्स का। फिर वो नेता सूट बूट पहनते हैं, अपनी एसी वाली गाड़ियों में चले जाते हैं और एक लविश बंगले में आराम से रहते हैं। फ्रांस भी खुश, हम भी खुश। जनता का क्या है? जनता ने तो कभी कोट पैंट पहना नहीं, जनता तो मिट्टी में ही खेलती है, मिट्टी में ही धूमिल होकर के रह जाएगी। लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा नाम आपको बार बार सुनाई देगी, थॉमस संकारा। थॉमस संकारा को फ्रांस के उसी मिलिट्री बेस में तैयार किया गया था जो बुर्किना फासो में फ्रांस ने बनवाया है। थॉमस संकारा मिलिट्री ऑफिसर बनने के बाद धीरे धीरे प्रमोट होकर के उसी में ऊपर बढ़ते चले जाते हैं। थॉमस संकारा ने कभी अपने जज्बात लोगों को नहीं बताए, थॉमस संकारा ने अपनी आइडियोलॉजी लोगों को नहीं बताई। एक वक्त के बाद जब थॉमस संकारा के पास ये ऑप्शन आता है कि देश का तख्ता पलट कर दिया जाए तो वो देश का तख्ता पलट कर देते हैं और वो सब कह डालते हैं जो सदियों से किसी में कहने की हिम्मत नहीं थी। वो कहते हैं कि हमारी ज़मीन हमारी है, वो कहते हैं कि हमारी खनिज हमारी है, वो कहते हैं कि हमें IMF का लोन नहीं चाहिए, वो कहते हैं कि IMF का लोन हमें गुलाम बनाती है। यह सब सुनकर अफ्रीका के सारे देशों में एक लहर दौड़ जाती है और थॉमस संकारा को बुर्किना फासो के लोग मसीहा मानने लगते हैं। थॉमस संकारा बताते हैं कि IMF से लोन जब हमें मिलता है तो वो जनता के भलाई में खर्च नहीं होता है, वो खर्च होता है नेताओं के आलीशान बंगला बनाने में, वो खर्च होता है नेताओं के फॉरेन टूर्स को स्पॉन्सर करने में, वो खर्च होता है बड़े बड़े नेताओं के पार्टी की स्पॉन्सरशिप के लिए। जनता वहीं की वहीं रह जाती है। बुर्किना फासो में यह सब सुनकर जनता विद्रोह का मन बना लेती है, लेकिन हम सबको पता है कि जो इंसान सच बोलता है उसका हश्र क्या होता है। जी हाँ, थॉमस संकारा का भी हश्र वही हुआ। फ्रांस ने उस इंसान को मरवा दिया। थॉमस संकारा को मारने वाला इंसान भी उसका दोस्त ही था, ब्लास कैम्पोरे। ब्लास कैम्पोरे थॉमस संकारा का डिप्टी था, लेकिन ब्लास कैम्पोरे फ्रांस के इन्फ्लुएंस में आ जाता है, या फिर दूसरी भाषा में कहे तो फ्रांस और वेस्टर्न पावर से डर जाता है कि कहीं उसका हश्र भी अफ्रीका के बाकी नेताओं की तरह ना हो जाए और उसे मार ना दिया जाए। इसलिए वो थॉमस संकारा को मार देता है। थॉमस संकारा को मारने के बाद उसकी लाश की कई टुकड़े की जाती हैं और वो टुकड़े इसलिए की जाती है क्योंकि थॉमस संकारा की बॉडी अगर जनता देख लेती तो पूरे बुर्किना फासो में विद्रोह हो जाता और उसके बाद थॉमस
संकारा को दफना दिया जाता है। मतलब उनके जो लाश की अलग अलग बोटियां थी उनको अलग अलग जगह पर दफना दिया जाता है। और उसके बाद कैंपोरे अगले 31 सालों तक वहां पे सत्ता से चिपक करके बैठते हैं और पूरा भोग विलास करते हैं। कैंपोरे 2014 तक बुर्किना फासो के सत्ता के अधीन रहते हैं, या फिर ये कहे कि पूरे देश को चलाते हैं। 2014 में चीजें बदलने लगी। लोग बुर्किना फासो के हालात से तंग आ चुके थे। उन्होंने पूरे देश में एक बड़ा महा आंदोलन कर दिया, महासंग्राम होने लगा और इसलिए कैंपोरे को देश छोड़ करके जाना पड़ा। लेकिन जैसे ही फ्रांस की ताकत बुर्किना फासो में कमजोर हुई, वैसे ही वहां आतंकवादियों ने अपना गढ़ जमाना शुरू कर दिया। डेमोक्रेसी तो आ गई थी, लेकिन डेमोक्रेसी के साथ साथ आतंकवाद भी आ गया था, ऐसा लोगों का कहना है। जब हम बुर्किना फासो के डेमोग्राफी पर नजर डालेंगे तो वहां पे 65% मुस्लिम्स हैं और बाकी के क्रिश्चियंस हैं। आज से पहले यानी कि 2014 से पहले कभी भी वहां पे धर्म के नाम पे लड़ाई झगड़े नहीं हुए थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे ही 2014 के बाद हम आगे बढ़ने लगते हैं, वहां जिहादियों का अड्डा बनने लगता है, सिविल वॉर की स्थिति आ जाती है और धर्म के नाम पर दंगे आम हो जाते हैं। इसी बीच 2022 में एक उगता हुआ सूरज, जिसे हम इब्राहिम ट्रॉरे के नाम से जानते हैं, तख्ता पलट कर देता है, अपने आप को वहां का सुप्रीम लीडर घोषित कर देता है और जनता के बीच में जनता के लिए ही काम करना शुरू कर देता है। इब्राहिम ट्रॉरे ने जब सत्ता संभाला तब सबसे पहले उन्होंने ये बोला कि हम IMF से लोन नहीं लेंगे, हम वर्ल्ड बैंक से लोन नहीं लेंगे। दूसरा सख्त फैसला उन्होंने ये लिया कि आतंकवादियों को कभी वार्निंग नहीं दी, उन्होंने डायरेक्ट अपनी मिलिट्री को ऑर्डर दिया, क्रैम्प डाउन करो, पकड़ के लाओ सालों। और फिर आतंकवादियों का नामो निशान बुर्किना फासो से मिटना शुरू हो गया। लोग बुर्किना फासो में ट्रॉरे में अपने थॉमस संकारा को देखने लगे थे, अपने उस मसीहा को देखने लगे थे जिसने सबसे पहले बुर्किना फासो में रहते हुए वेस्टर्न पावर्स के खिलाफ आवाज उठाई थी। पब्लिक से उसका रिश्ता एकदम सीधा था। इब्राहिम ना तो बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमता था, ना ही विदेशी सूट बूट पहनता था, ना ही ऊंचे भाषण देता है। वो तो सोल्जर की यूनिफॉर्म में नजर आता है और जमीन की भाषा बोलता है, जिसे सुनकर आम आदमी कह उठता है यह तो अपना बंदा है। एक किस्सा बड़ा फेमस है, भले ही इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। कहा जाता है सऊदी अरब ने उसे ऑफर दिया था, हम तुम्हारे यहाँ फ्री में सैकड़ों मस्जिदें बनवा देंगे। लेकिन इब्राहिम का जवाब सीधा था, हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, हमें मस्जिदें नहीं अस्पताल और स्कूल चाहिए। ऐसी बातें पब्लिक के दिल में घर कर जाती है। इब्राहिम किसी पर भरोसा नहीं करता था, ना वेस्ट पर, ना अमेरिका पर, ना यूरोप पर। बस एक हल्का सा अलायंस रूस के पुतिन के साथ है, लेकिन उसका भी एजेंडा साफ है, पहले हमारा देश फिर बाकी दुनिया। वो कहता है कि CFA फ्रांस की जो करेंसी है वो अफ्रीका पर थोपा गया है, जिसे हम आने वाले दिनों में रिजेक्ट कर देंगे। यह करेंसी गुलामी की निशानी है। धार्मिक तौर पर वह सुन्नी इस्लाम को मानता है, लेकिन ना तो जिहादियों को सपोर्ट करता है, ना ही वेस्टर्न ताकतों को। वो तो सिर्फ एक ही बात कहता है, बुर्किना फासो और अफ्रीका के लिए आजादी, इज्जत और आत्मनिर्भरता। आज जब अफ्रीका का यह नौजवान लीडर खड़ा होता है, उसकी आंखों में ना नफरत होती है, ना लालच, बस एक आग होती है, एक ऐसी आग जो कहती है अब बस बहुत हुआ, अब हम खुद लिखेंगे अपना इतिहास। आज के वक्त में अगर आप टिकटॉक खोले, इंस्टाग्राम रील्स देखें या यूट्यूब शॉर्ट्स स्क्रॉल करें, तो एक चेहरा बार बार आपके सामने आता है, इब्राहिम ट्रॉरे। एक ऐसा नाम जो अब सिर्फ बुर्किना फासो तक सीमित नहीं रहा है। उसकी छवि, उसकी बातें, उसकी वर्दी और उसका बगावती अंदाज अब हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है। जिस दिन उसने सत्ता संभाली थी, उस दिन उसने अपने इरादे साफ कर दिए थे, फ्रांस की सेना को हमारे देश से निकालना होगा, और उसने वही किया। बुर्किना फासो में मौजूद फ्रांसीसी सैनिकों को उसने देश की छोड़ने का अल्टीमेटम दे दिया। 2022 में इब्राहिम ट्रॉरे ने वादा किया था कि 2023 या 24 में हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होंगे, लेकिन अब तक इलेक्शन का नामो निशान नहीं है। वो अभी भी सत्ता में घूम रहे हैं और उनका कहना ये है कि अभी देश जिस हालात में है वहाँ इलेक्शन कराना संभव नहीं है। टेररिस्ट आज भी हमारे जमीन पर है, लोगों के अंदर डेमोक्रेटिक कॉन्शियसनेस नहीं है। एक अफवाह जिसकी कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं है, बात सच भी हो सकती है। ऐसा कहा जाता है कि इब्राहिम ट्रॉरे के एक बहुत करीबी दोस्त को वेस्टर्न कंट्रीज ने $5 मिलियन का ऑफर दिया था, और ये ऑफर इसलिए था ताकि वो अपने दोस्त
इब्राहिम ट्रॉरे का कत्ल कर सके। वहां पे उसका दोस्त का कहना ये था कि मैं अपने दोस्त को मारने से पहले खुद ही मरना ज्यादा पसंद करूंगा, क्योंकि यह लड़ाई सत्ता की नहीं है, यह लड़ाई देश की है, यह लड़ाई देश में गरीबी की है, यह लड़ाई एक क्रांति की लड़ाई है। वो क्रांति जिसमें हम नियो कॉलोनियलिज्म के खिलाफ खड़े हैं, जिसमें हम अपने खनिजों पर अपना अधिकार साबित करना चाहते हैं, जिसपे हम अपने देश में अपने करेंसी चलाना चाहते हैं, जिसमें हम अपने बच्चों के लिए अच्छे स्कूल्स बनवाना चाहते हैं, जिसमें हम अपने बच्चों के लिए, अपने नागरिकों के लिए एक अच्छे अस्पताल बनवाना चाहते हैं, अपने लोगों को अच्छी सड़कें देना चाहते हैं, अपनी इकोनॉमी को बूस्ट करना चाहते हैं, अपना तेल निकाल कर अपने ही अंदाज में उसे बेचना चाहते हैं। ये उस चीज की लड़ाई है, यह एक सोच की लड़ाई है। वो सोच जो गुलामी के मानसिकता को नकारता है, वो सोच जो आज़ादी की तरफ हमें और आपको ले जाता है। इसलिए इब्राहिम ट्रॉरे आज के समय में सिर्फ बुर्किना फासो के सुप्रीम लीडर ही नहीं है, बल्कि एक सोच है, एक क्रांतिकारी सोच। वो क्रांतिकारी सोच जो एक जमाने में भगत सिंह हुआ करते थे भारत के लिए, जो एक जमाने में सुभाष चंद्र बोस और चंद्रशेखर आजाद हुआ करते थे, वही सोच और वही मसीहापन लोग, बुर्किना फासो के लोग इब्राहिम ट्रॉरे में देखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, खुद भी देखिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू।